अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नई टॉपिक लेते हैं थोड़ा लेंज का नियम। जब फैराडे साहब ने सूत्र दिया बेटा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे ई कहेंगे, शॉर्ट में ईएमएफ कहेंगे और ई से डिनोट करते हैं, तो ई बराबर एन डी फाई बटे डी टी। ये बोल्ट बनने लगा और फिर इसके कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन बेटा ऋण विभव से धन विभव की ओर चलने लगे और धारा मिलने लगी। कब? 1830। तो जब ये धारा बहने लगी सब लोगों ने मान लिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये धारा कहाँ से तार में आई, आवेश कहाँ से जो है तार में आ गया, तो इस बात का जवाब फैराडे साहब नहीं दे पाए। तो इस बात को जो है लेंज साहब ने 1830 में उन्होंने ये दिया। 1834 में लेंज का नियम आया, 1834 लगभग अराउंड। तो 1834 में लेंज साहब ने फैराडे के इस नियम में संशोधन कराया और उन्होंने बताया कि कैसे क्या हुआ। उसमें धारा का प्रवाह, धारा कहाँ से आई, आसमान से टूट कर आई, कैसे आई, तो फैराडे साहब बता नहीं पाए कि आवेश कैसे जनित हुआ और फिर आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो हमारे कुंडली में कैसे धारा बन गई, ये नहीं बता पाए। केवल इतना बताया कि भाई जब कोई चालक चुंबकीय फ्लक्सों को काटता है तो चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, ये वाला सूत्र। लेकिन ये नहीं स्पष्ट कर पाए कि इसमें आवेश कैसे आया और धारा का प्रवाह कैसे हुआ। तो लेंज साहब ने बताया, लेंज साहब ने दो नियम दिए। दूसरा नियम बहुत पूछता है लेंज का। दूसरा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। बहुत पूछता है, लाखों बार पूछा जा चुका। लेंज का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब देखिए कैसे है। तो फैराडे साहब ने जो प्रैक्टिकल किया बेटा, वही प्रैक्टिकल देखिए। पहले फर्स्ट पोजीशन में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि फैराडे साहब ने एक जो ऐसे बेटा कुंडली लिया था, तो कुंडली ले लिया और एक गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दिया और एक जो है ऐसे चुंबक ले लिया। ये आपका चुंबक है, चुंबक है। ये सिरा मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और ये सिरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ऐसे जो है ये चुंबकीय फ्लक्स जो है डीफाई कराने के लिए, यानी फ्लक्स में परिवर्तन कराने के लिए चुंबक को आगे पीछे चलाना शुरू किया। ये फैराडे साहब ने। ये किसने दिया? हाँ, ये फैराडे वैज्ञानिक ने दिया, फैराडे सर ने दिया। तो फैराडे सर ने जब ये दिया तो इसी उन्हीं के नाम पर इसे हम लोग कहने लगे कि फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे साहब ने जो ये विद्युत वाहक बल दिया बेटा, उसको जो है ऐसे प्रैक्टिकल करके दिया, लेकिन बता नहीं पाए कि ये कैसे धारा बही। तो उसको ये इसी प्रैक्टिकल को अब देखिए लेंज साहब ने कैसे स्पष्ट किया। तो लेंज साहब ने ये बताया कि जब हम इस चुंबक को बेटा पास ले आ रहे हैं, कुंडली के पास, देखिए तीर इधर की ओर हमने बना दिया, यानी चुंबक को किधर ले जा रहे हैं? कुंडली के पास ले जा रहे हैं बेटा। तो उन्होंने बताया कि ये जो सिरा है सेम ये नॉर्थ पोल ले आ रहे हैं, तो ये भी जो है नॉर्थ पोल बन गया। कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल बन जाता है। और इसमें धारा अब नॉर्थ की वजह से देखिए ऐसे अगर नॉर्थ बना बेटा, ऐसे अगर हम नॉर्थ ऐसे बना दें तो देखिए धारा ऐसे बहेगी, यानी एंटी क्लॉक। और अगर हम लोग साउथ बनाते हैं, जहाँ साउथ पोल बनेगा वहाँ पर धारा ऐसे बहेगी, क्लॉक बहेगी। क्लियर है?
तो ये नॉर्थ बेटा ऐसे धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही, यानी धारा ऐसे और ये ऐसे अब बहेगी, तो ये पॉइंटर जो है गैल्वेनोमीटर का इधर भागेगा। और अब धारा जो है अगर इस कुंडली के सिरे हम लोग डाल दें, यहाँ पर लिख दें ए सिरा, इसको लिख दें और इसको लिख दें बी सिरा, तो अब धारा जो है बी से ए की ओर। ये भी बहुत पूछता है आपके कंपटीशन में, बहुत पूछता है, ऐसे चित्र बना देगा और कहेगा कि चुंबक को पास ला रहे हैं, तो धारा जो है ए से बी की ओर बहेगी कुंडली में या बी से ए की ओर। देखिए सेम पोल बनेगा, चुंबक को पास ले आ रहे हैं, जो भी पोल लाएंगे, नॉर्थ ले आएंगे तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, साउथ ले आएंगे तो यहाँ साउथ बनेगा। और साउथ पोल में क्या होता है? प्रतिकर्षण। दोनों साउथ साउथ रहेंगे या दोनों नॉर्थ नॉर्थ रहेंगे तो क्या होगा? सेम पोल में प्रतिकर्षण होगा। तो ये अब जो है बेटा रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन फिर भी हम बल लगाकर जो है चुंबक को उसके पास ला रहे हैं, लेकिन ये समान पोल बनकर कुंडली जो है चुंबक के पास आने का विरोध कर रही है। अगर हम चुंबक को दूर पास न करावें बेटा तो डी फाई नहीं होगा, और डी फाई नहीं होगा तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा, विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा। तो इसलिए डी फाई कराने के लिए चुंबक को दूर पास कराना जरूरी है, और लेकिन उसी से ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बन रहा है, और लेकिन उसी के गति का विरोध भी कर रहा है। बोलिए ना भाई, इसी कुंडली में ही तो बेटा ये वाला वोल्टेज बनेगा, इसी कुंडली में ये विद्युत वाहक बल बन रहा है और ये इसी के गति के कारण बन रहा है, लेकिन फिर भी कुंडली जो है उसी के गति का विरोध कर रही है कि तुम मेरे पास चुंबक को दूर ढकेल रही है कि मेरे पास न समान पोल बन। ठीक, ऐसे ही सेकेंड स्थिति में देखें, सेकेंड स्थिति में अगर हम लोग देखें तो अब यदि कुंडली ये ले लिया बेटा और ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक चुंबक यही ले लिया, अब इस चुंबक को बेटा हम लोग दूर हटा रहे हैं, इधर की ओर दूर गति कर रहे हैं, ये गति है, तो इधर की ओर अगर गति कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि हमारा जो है ये चुंबक दूर हटे, तो खड्ड जो है, अब कुंडली अभी नॉर्थ पोल बनी थी, अब ये कुंडली का ये सिरा खड्ड साउथ पोल बन जाता है। खड्ड कैसा पोल बन जाता है? हाँ, यहाँ नॉर्थ बना तो ये साउथ बन जाएगा। अब यहाँ पर ये खड्ड जो है विपरीत पोल बनकर और चुंबक को अपनी ओर खींचने लगे। विपरीत पोल में क्या होता है? आकर्षण। तो हम दूर हटा रहे हैं, हम चुंबक को दूर हटा रहे हैं। क्यों हम दूर हटा रहे हैं? डी फाई कराने के लिए। क्या कराने के लिए? फ्लक्स में परिवर्तन कराने के लिए। लेकिन हमारे दूर हटाने का वो विरोध कर रही है। कुंडली खड्ड यहाँ साउथ पोल बन जाती है और साउथ पोल बनकर चुंबक को अपने पास खींचने लगती है। नॉर्थ को विपरीत पोल है तो आकर्षण बल लगेगा, अपने पास खींचने लगती है। यानी हम दूर हटाते हैं तो हमारे दूर हटाने का भी विरोध कर रही है। तो ऐसे दशा में धारा अब साउथ की वजह से धारा जो है ऐसे बहेगी, ऐसे, यानी अब धारा जाएगी ए से बी। बहुत पूछता है, देखिए ना, और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इधर की ओर भागेगा। सेम यही स्थिति साउथ पोल को भी अगर पास ले आवे और दूर ले जाए तो यही स्थिति से माने थर्ड में देख लीजिए, थर्ड स्थिति में या थर्ड पोजीशन में अगर इसी कुंडली में हम लोग जो है चुंबक का साउथ पोल नजदीक ले आए, ये साउथ हो गया और ये वाला नॉर्थ। अब साउथ को अगर पास ले आ रहे हैं, पास ले जा रहे हैं बेटा, तो ये खड्ड फिर साउथ पोल बनकर और इसके पास आने का विरोध करेगा और साउथ की वजह से धारा ऐसे और ऐसे बहेगी, यानी धारा बहेगी ए से बी और पॉइंटर जो है आपका इधर की ओर भागेगा। और ऐसे ही फोर्थ स्थिति में देख लें, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और
अब जो है हम लोग साउथ पोल को दूर हटा रहे हैं, साउथ पोल को बेटा इधर दूर हटा रहे हैं, दूर गति करा रहे हैं, तो ये खड्ड जो है अब नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बनकर और साउथ पोल को हमारे दूर हटाने का विरोध करता है। तो अब धारा जो है बेटा आपकी ऐसे बहेगी, नॉर्थ की वजह से धारा ऐसे बहेगी और इसका पॉइंटर इधर की ओर भागेगा। अब धारा जो है बी से ए की ओर बहेगी। देखिए ना, ये बहुत पूछता है। ऐसे ही चित्र बना देगा और कहेगा चुंबक को पास ले आ रहे हैं, दूर ले आ रहे हैं। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि साउथ पोल ला रहे हैं कि नॉर्थ पोल ला रहे हैं कि दूर हटा रहे हैं। तो ऐसे जो है बदलता है। तो ऐसे तो ये भी बातें जब फैराडे साहब से पूछी गई कि भाई क्यों धारा एक बार जो है आधा चक्र जो है बेटा घड़ी के चलने की दिशा में यानी क्लॉकवाइज बह रही है और आधी धारा जो है एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, तो इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसका जवाब देखिए लेंज साहब ने दिया कि जब हम लोग बेटा चुंबक को जिस भी पोल को कुंडली के पास ले आते हैं तो कुंडली समान पोल बनकर चुंबक के पास लाने का विरोध करती है, और यदि हम चुंबक को दूर हटाते हैं तो विपरीत पोल कुंडली बनकर और चुंबक के दूर हटाने का विरोध करती है, अपनी ओर खींचने लगती है। इस तरह से ये इसी चुंबक के गति से ही ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का जनन हो रहा है, लेकिन ये जिसकी गति से उत्पन्न हो रहे हैं उसी के गति का ये विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर लेंज साहब ने ये नियम दिया कि प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल का स्वभाव ऐसा है कि वो जिससे उत्पन्न होते हैं, जिस कारक से उत्पन्न होते हैं उसी कारक का विरोध करते हैं। तो लेंज का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व पर आधारित है। जड़त्व, इनर्शिया जिसे बोलते हैं। जड़त्व क्या है बेटा? जड़त्व का नियम यही है कि जो वस्तु स्थिर है वो जमकर स्थिर रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वो निरंतर उसी वेग से गतिशील रहना चाहती है। थोड़ा भी गति में परिवर्तन करेंगे तो दिक्कत आएगी, वो परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए हम और आप जिस गति से दौड़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी पैर में ठोकर हल्का सा भी लगता है तो हम जो है फेंका जाते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा धड़, हमारा सिर, हमारा हाथ उसी गति से चल रहा है और पैर भी उसी गति से दौड़ रहा था। लेकिन अब पैर में हल्का सा हमने जो है ब्रेक लगा दिया, ठोकर मार दिया हल्का सा, तो पैर की स्पीड कम हो जाती है और ये जिस गति से चल रही है हमारा धड़, सिर, वो उसी गति से चलना चाहता है। इसलिए हम लोग आगे के बल जो है गिर जाते हैं, फेंका जाते हैं। तो इस तरह से जो वस्तु जिस गति से चल रही है उसी गति से चलते रहना चाहती है, उसमें कोई जो है अंतर नहीं होने देना चाहती। तो इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो वैसे ही ये भी नियम है बेटा जड़त्व का। क्या? एक तरह से क्या नियम है जड़त्व का? कि हम अगर बेटा दूर हटाते हैं तो दूर नहीं हटाने देती है, पास ले आते हैं तो पास नहीं लाने देती है, हर स्थिति में विरोध करती है, हर स्थिति में विरोध करती है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। तो ये जड़त्व का नियम कैसे हुआ अब देखें। अगर आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि ये जो बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये कै प्रकार का है? तो आपने कहा दो प्रकार। कौन कौन है? एक है बेटा गतिकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक है स्थैतिकी। यानी स्थैतिकी में सारी चीजें स्थिर रहेंगी, कोई चीज जो है गति नहीं करेगी, और ये स्थैतिकी सिर्फ एसी में। गतिकी वाला क्या है? फैराडे वाला। जब तक चुंबक को न गति करावें अथवा कुंडली को न गति करावें तब तक विद्युत वाहक बल
नहीं बनेगा। तो गतिकी वाला जो है फैराडे का उदाहरण है बेटा, ये गतिकी वाला, और यही फार्मूला इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, E बराबर n d पाई बटे dt वोल्ट। ये विद्युत वाहक बल जो है किसका, फैराडे वाला है, और ये गतिकी दूसर का भी है। या E बराबर आपने लिखा बेटा, किसी चालक एल मीटर को चुंबकीय क्षेत्र में, तो आपने लिखा BLV साइन थीटा न्यूटन, ये वोल्ट, साइन थीटा वोल्ट। ये दोनों जो है गतिकी के उदाहरण हैं, ये दोनों गतिकी के उदाहरण हैं। बिना गति कराए भी जो है वही मीटर प्रति सेकंड। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र B में L मीटर लंबे चालक को बेटा V वेग से गति करावें, तो उस चालक में भी यदि फ्लक्सों को काटता है तो उसमें एक EMF प्रोड्यूस होगा, जिसका मान हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों जो है बिना गति कराए नहीं, ठीक है ना। अगर हम लोग बेटा चुंबकीय क्षेत्र लें, ऐसे नॉर्थ पोल इधर और इधर साउथ पोल ले लें, ठीक है ना भाई, और हमें मालूम है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया, B सदिश राशि है। जैसे वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही, जिसे फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, टेस्ला में मापते हैं, वेबर बटे मीटर स्क्वायर में मापते हैं, ये भी सदिश राशि, ये भी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। इसमें कोई L मीटर लंबा तार ले लें, ये तार ले लिया, कै मीटर लंबा, L मीटर ये लंबा तार ले लिया बाबू, ये वाला, और ये किस कोण पर है, चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा अंश के कोण पर अगर गति कर रहा है। कैसे गति कर रहा है, ये गति की दिशा ऐसे अगर है बेटा, V मीटर प्रति सेकेंड से ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमारा तार या चालक गति कर रहा है थीटा अंश के कोण पर, तो V के दो घटक हो जाएंगे। इधर का वाला घटक हो जाएगा V cos थीटा, cos इज पास, तो इधर वाला घटक हो जाएगा V cos थीटा, और जिसके पास कोण नहीं है उसका मान हो जाएगा V sin थीटा। क्या हो जाएगा, हाँ, इधर यहाँ पर कोई कोण नहीं, इसके पास कोई कोण नहीं, ध्यान दें, तो केवल समझने के लिए बता रहे हैं, याद करने के लिए बता रहे हैं। जिसके पास कोण नहीं उसका मान साइन में रहेगा, और जिस भुजा के पास कोण है उसका मान जो है कास में आ जाए। ये कास इज पास, तो ऐसे बेटा है। तो अब क्या करेंगे, तो ये वाला घटक तो काम करेगा नहीं, तार अगर हमारा बेटा क्षैतिज चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चलेगा, तो कोई चुंबकीय फ्लक्स कटेगा नहीं, और उसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा। अतः हमको लेना कौन वाला घटक, ऊर्ध्वाधर वाला। जब ऊर्ध्वाधर तार ऐसे चलेगा तब जो है मैक्सिमम बल रेखाएं कटेंगी, मैक्सिमम फ्लक्स कटेगा, और मैक्सिमम जो है विद्युत वाहक बल बनेगा। क्लियर है ना। तो ये फार्मूला आपको यही समझ जो है तुरंत दिखा दे रहे हैं। तो ऐसे हो गए। तो अब क्या करेंगे, एक तो इस B का और इस L का और इस V साइन थीटा का, तीनों का गुणा कर देंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान आ जाएगा। अतः इस चालक में, L मीटर लंबे चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया B गुणे L गुणे V साइन थीटा, ये लिखा, ठीक है ना। इतना वोल्ट का, और ये किस टाइप का है, गतिकीय। स्थैतिक वाली घटना सिर्फ AC में होती है। अब AC में क्या है, ये वाली घटना दो प्रकार की, अब ये भी हो गई। एक है बेटा आपका स्वप्रेरण, स्वप्रेरण को कहेंगे आत्म प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, और ES बराबर लिखेंगे सेल्फ इंडक्शन, ES बराबर -LdI बटे dt वोल्ट। और यह बेटा अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, हाँ ठीक है ना। ये है बेटा आपका म्यूचुअल का लीजिए, चलिए अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका जो फार्मूला है बेटा EM कहेंगे, M फॉर म्यूचुअल बराबर -M dI बटे dt।
दिख रहा है भाई, इतना वोल्ट हो जाएगा, बोलिए ना। अब देखिए क्या होता है बेटा, जो आप कह रहे हैं बेटा या मैं बोल रहा हूं कि ये जो है जड़त्व के जैसा व्यवहार है, तो वो देखिए क्या है, इसको मिटा दो। तो एक तो बेटा ये उन्होंने पहली बात से ध्यान से अब सुन लीजिए, तो उन्होंने ये कहा कि जिस गति से ये उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसी के गति का ये विरोध कर रहा है, अतः इसका स्वरूप नेगेटिव है। और उन्होंने परिभाषित किया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारक का सदैव विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो इसकी दिशा हमेशा वैसी होती है कि ये उस कारक का विरोध करे जिस कारक से ये उत्पन्न हो रहा है। तो वो कारक हमारा मान लीजिए कि चुंबक का गति करा रहे हैं, तो उसी गति का ये विरोध कर रहा है। यदि गति बेटा हम लोग पास ले आ रहे हैं तो ये उल्टे बल लगाकर उसे पास नहीं लाने दे रहा, प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। और जब बेटा दूर ले जा रहे हैं तो विपरीत पोल बनकर दूर नहीं ले जाने दे रहा, उसे अपनी ओर खींच रहा है। तो हर हाल में ये विरोधी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस फैराडे के सूत्र में जो है इसका स्वरूप ऋणात्मक है, विरोधी है, निगेटिव है, अतः माइनस चिन्ह लगना चाहिए। तो 1834 में तब माइनस चिन्ह जो है लेंज साहब ने लगवाया। तब से हम लोग पढ़ने लगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस N/d∅dt वोल्ट। अब दूसर का हम लोग देखते हैं बेटा। दूसर का उन्होंने लेंज का, तो ये प्रथम नियम हुआ, ये लेंज का एक तरह से ये बात जो उन्होंने बताया बेटा। तो लेंज का जो प्रथम नियम है वो यही नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जिस कारक से उत्पन्न हुआ है उसी कारक का विरोध कर सके। इसलिए लेंज ने कहा कि फैराडे के सूत्र में माइनस चिन्ह लगना चाहिए। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का विरोधी स्वभाव है, निगेटिव स्वभाव है। ये जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह लगना चाहिए। तो पहला नियम ये क्लियर, माइनस चिन्ह लगवाया। और नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जिससे उत्पन्न होता है उसी कारक का विरोध करता है, ये नियम दिया। और दूसर का नियम दिया ऊर्जा संरक्षण। दूसर का नियम दिया ऊर्जा संरक्षण का। बहुत पूछता है कि लेंज का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर लाखों बार पूछा जा चुका है। अब कैसे ऊर्जा संरक्षण है, देखिए इस चुंबक को बेटा हम लोग अगर गति न करावें तो आपके जनरेटर में चुंबक भी लगा है और वाइंडिंग यानी आर्मेचर भी है, फिर भी आपको जनरेटर जो है बेटा कोई भी वोल्टेज नहीं बना के देता जब तक कि आपका डीजल इंजन उसे गति नहीं कराता, या टरबाइन जो है गति नहीं कराती है। जब तक टरबाइन जो है बेटा चाहे इस कुंडली को नचावे अथवा इस चुंबक को नचावे, तब जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वोल्टेज तब आपको मिलेगा। तो वो गति कराने के लिए हम लोग जो है, अब फैराडे साहब ने तो हाथ से चलाया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, लगातार चलाना है, वैद्युत ऊर्जा का जनरेशन करना है लगातार। जब तक जनरेटर चलता रहेगा तब तक ये जो है d∅/dt होता रहेगा, तब तक आपको वोल्टेज मिलेगा, तब तक धारा बहेगी। जैसे आप डीजल इंजन बंद करेंगे, टरबाइन बंद करेंगे, वैसे ही सप्लाई आपको मिलना बंद हो जाएगी। तो ये जो गति अब हम लोग डीजल इंजन से कराएंगे बेटा, इसी चुंबकों की अब गति हाथ से न कराकर हम लोग डीजल इंजन या टरबाइन से कराएंगे। तो ये जो गति करा रहे हैं बेटा, इसे पास ले आ रहे हैं, गति करा रहे हैं, तो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, कार्य W, या इसी को कहेंगे बेटा, या इसी को कहेंगे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। कार्य ही ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा,
सारी ऊर्जा एक है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आप पंखे में वैद्युत ऊर्जा डालते हैं तो पंखा नाचने लगता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा देने लगता है। मोटर में वैद्युत ऊर्जा डालते हैं तो मोटर का धुर्रा नाचने लगता है, पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं, उसी को कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यानी मोटर वह युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। जनरेटर क्या है? जनरेटर यही जो चुंबक को गति कराएंगे यानी यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो हम लोग कहते हैं जनरेटर वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को, या धारा बहने लगी तो वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस तरह से बेटा ऊर्जा का विनाश नहीं होता, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में केवल रूपांतरण होता है। इसी को कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा संरक्षण है। ऊर्जा का विनाश नहीं हुआ, केवल ऊर्जा का स्वरूप बदल गया। हीटर में डाल देंगे वैद्युत ऊर्जा तो आपको ऊष्मा ऊर्जा देने लगेगा, बल्ब में डाल देंगे प्रकाश ऊर्जा देने लगेगा, यानी एक प्रकार की ऊर्जा का। इंजन में डाल देंगे पेट्रोल डीजल जलेगा तो वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, तो हम लोग कहेंगे वह युक्ति इंजन है जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो इस तरह से एक प्रकार की ऊर्जा का जब दूसरे प्रकार की ऊर्जा में सिर्फ रूपांतरण होता है बाबू, तो उसी को कहेंगे ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा का कोई विनाश नहीं हो रहा है। तो जब कैसे धारा बही ये बात उन्होंने नहीं बता पाया, तो लेंज साहब ने ही बताया कि जो चुंबक को दूर पास चलाने में अथवा गति कराने में जो कार्य W बराबर F गुणे D, F D होता है ना, D डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, F बल, तो ये समान पोल बनकर इसके जो है बेटा पास आने का विरोध कर रही है कुंडली, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा बल लगाकर उसे चुंबक को जो है पास ला रहे हैं। तो वो बल लगाए और जितना नज़दीक ले आए वो दूरी हमने तय कराया, तो हमारे द्वारा कार्य किया गया या यांत्रिक ऊर्जा दी गई। तो हमारा डीजल इंजन यांत्रिक ऊर्जा ऐसे ही नचा कर दे रहा, कार्य कर रहा। तो यही कार्य जो है, कार्य ऊर्जा जो है, इसे भी जूल में मापेंगे बेटा। तो यही कार्य ऊर्जा अथवा यही यांत्रिक ऊर्जा हमें इसमें जो है किस रूप में मिल रही है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में मिल रही है। अगर ये हम कार्य न करें बेटा तो हमें वैद्युत ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस तरह से यही व्यवस्था आपको बताया गया कि जनरेटर में किया गया बेटा। इस तरह से जनरेटर को परिभाषित भी किया गया कि जनरेटर वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा अथवा कार्य ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। यहाँ हम जो है कार्य करते हैं, या डीजल इंजन जो नचाने का कार्य कर रहा है, या डीजल इंजन जो यांत्रिक ऊर्जा बेटा अपनी खर्च कर रहा है, वही यांत्रिक ऊर्जा इस कुंडली में हमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से लेंज साहब का दूसरा नियम बताया कि केवल यांत्रिक ऊर्जा का इसमें वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हुआ, कहीं आसमान से जो है वैद्युत ऊर्जा टूटकर नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है जड़त्व पर आते हैं। तो जड़त्व पर आते हैं बेटा यहाँ पर। तो अब देखिए, अगर कोई कुंडली जो है, इसको मिटाते हैं, कोई कुंडली जो है में आप AC धारा डाल दें, ये बताया ना बेटा, इसकी कहानी आपको समझा दिया, ये वाला भी समझा दिया, ये वाला भी फार्मूला समझा दिया, ये वाला भी समझा दिया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, स्थैतिकी वाली, जिसमें कोई चीज़ गति नहीं करेगी, वो काम जो है सिर्फ AC पर होगा। तो हम लोग बेटा एक कुंडली लेते हैं और इस कुंडली में AC धारा डालते हैं। क्या डालते हैं? AC का एक सिंबल बना दिया, ये V वोल्ट की AC डाल दिया, V वोल्ट AC डाल दिया। तो इससे मेन धारा I एम्पियर की चलने लगी। ठीक है ना? अब ये जो I चलेगी बेटा, वो देखिए कैसे चलेगी। तो हम लोग AC को जानते हैं बेटा कि AC हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव चलती है। AC हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव चलती है, और AC अपना मान बदलती है बेटा। यहाँ 0 है, यहाँ 1
2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये 7, यहाँ पर 7 आ गया, तो 7 एम्पियर जो है बेटा धारा का मैक्सिमम मान, कितना मान, आई मैक्स, यानी मैक्सिमम मान है। फिर 7 से बेटा 6 5 4 3 2 1, फिर 0 पर आ जाए। इस तरह से एसी अपना मान हर क्षण बदलती रहती है और साथ ही दिशा भी बदलती रहती है, इसलिए उसे कहा गया प्रत्यावर्ती धारा। फिर अगले चक्र में फिर यही अगला चक्र फिर ऐसे शुरू कर देगा, यानी इसी को एक आवर्त कहेंगे, यानी जो इसी आवर्त को ऐसे ही बार बार दोहराती रहे उसे ही कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को या एसी को बेटा हम लोग परिभाषित करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो कि बेटा आधा चक्र धनात्मक चलती है, आधा चक्र ऋणात्मक चलती है। वहां भी आपने देखा चुंबक को पास ले आया तो धारा दूसरे डायरेक्शन में, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर दूसरे डायरेक्शन में, चुंबक को दूर हटाया तो धारा दूसरे डायरेक्शन में बहने लगती। तो इस तरह से बाबू यहां पर एसी को और भी हम लोग परिभाषित करते हैं। तो एसी की परिभाषा कहते हैं कि एसी वह धारा है जो समय के साथ साथ अपना मान व दिशा दोनों बदलती रहती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो देखिए समय के साथ साथ अपना मान 0 से बढ़ते हुए जा रही है और फिर घटते हुए आ रही है और फिर दिशा भी लगातार बदल रही है। तो वह धारा जो समय के साथ साथ अपना मान व दिशा दोनों बदले उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब अभी आपको जो है बेटा ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी तार में धारा I अथवा आवेश Q चलता है तो तार चुंबकीय हो जाता है। यही तो आपने पढ़ा कि ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने 1820 में बताया कि जब किसी तार में आवेश प्रवाहित होता है या गतिशील होता है तो तार के चारों तरफ अपने आप जो है चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। एक बात ध्यान से सुनिए, तार चाहे कॉपर का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे लोहे का हो, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये मत सोचिए कि तार एल्युमिनियम का है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, लोहे का रहता तब चुंबकीय क्षेत्र बनता। तार चाहे जिसका भी रहेगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि आपके छत के किनारे से या छत के ऊपर से एल्युमिनियम का ही तार जाता है और उसमें जो है तो आपको भुलवाने के लिए बोल दिया कि एल्युमिनियम के तार में धारा जा रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, कि लोहे वाले में बनेगा, कि दोनों में बनेगा, तो सभी में बनेगा। रोज आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि एल्युमिनियम के तार में चिपक गए, भैया कहानी खत्म हो गई। कब उसका मैग्नेटिक फील्ड खींच लिया और पता भी नहीं चला आदमी को। तो चाहे एल्युमिनियम का तार हो चाहे लोहे का तार हो, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बननी है। यदि आवेश गतिशील, यहाँ तक कि तार में ही नहीं हवा में भी गतिशील हो गया तो भी चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। क्लियर है ना? तो अब क्या है कि जैसे ही इसमें धारा जाएगी तैसे ये कुंडली क्या हो जाएगी, चुंबकीय हो जाएगी। कुंडली चुंबकीय हो जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं बेटा कि तगड़ी धारा जाएगी तो तगड़ा चुंबक बनेगा, कम धारा जाएगी तो कम चुंबक बनेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फाई समान अनुपाते आई। जितने तगड़ी धारा जाएगी उतने तगड़ा चुंबक बनेगा और उस चुंबक से उतने तगड़े फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाएं उतनी प्रबल निकलेंगी। तो इस तरह से फाई समान अनुपाते आई। और टर्न अगर n कर दिया तो क्या हो गया, n फाई हो गया। टर्न n कर दिया, हाँ, एक से फाई, इससे भी फाई, इस टर्न से भी फाई फ्लक्स निकले तो कुल फ्लक्स निकल जाएंगे n फाई समान अनुपाते आई। पक्का? और यही फाई का ये समान अनुपाते का चिन्ह हटाने के लिए बेटा एक स्थिरांक से गुणा कर देते हैं तो बराबर लिख देते हैं यल आई। n फाई बराबर, हाँ ये भी बहुत हिट फार्मूला। यल क्या है, स्थिरांक,
यल क्या है? स्थिरांक है तो ये यहाँ पर स्थिरांक, लेकिन इसे कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक, अथवा इसी को कहते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। और इसे यल से डिनोट करते हैं और हेनरी में मापते हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ का बेटा यही कुंडली या ये तार जो है कॉपर का होगा तो उसका स्वप्रेरण गुणांक यल का मान अलग होगा, एल्युमिनियम का होगा तो उसका यल अलग होगा, और लोहे का होगा तो उसका यल का मान अलग होगा। यानी वो पदार्थ के गुण पर निर्भर करेगा कि उसका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे, उसका मान यल है बेटा। और यल को हेनरी में मापते हैं। यही बहुत पूछता है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या? हेनरी, यही यल। अब आप यहीं से जो है अगर दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट करें बेटा तो इसे लिखेंगे d/dt और आगे n∅। तो इधर भी कर दें d/dt आगे Li। अब n बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा यही n और d∅ बचेगा, n d∅/dt बराबर यल बाहर हो जाएगा तो यल हो जाएगा और di/dt। यही देखिए यल di/dt यही है, यल di/dt बराबर n d∅/dt। यानी ये बात और ये बात बराबर है। देखिए ना यहाँ अब देखिए तो इस समय जो है कुंडली हमारी चुंबकीय हो जाएगी बेटा, और आप कहेंगे चाहे इस फार्मूले से यही प्रेरित विद्युत वाहक बल E का फार्मूला, तो E बराबर चाहे n d∅/dt कहिए और चाहे E बराबर L di/dt। हवा में नहीं लिखा दिया, ये बात देखिए कि ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, ये आया कहाँ से? ये फार्मूला जो है यहीं से आया, n∅ बराबर Li डिफ्रेंशिएट कर दिया तो n d∅/dt यानी n d∅/dt बराबर हो गया L di/dt। ये फार्मूला। अब देखिए तो बेटा जब इसमें हम लोग AC धारा डालेंगे तो चूंकि AC अपना I का मान जो है ये देखिए निरंतर चेंज कर रही है, लगातार बदल रही है, इसलिए जब I का मान बदलेगा लगातार बेटा तो उससे निकलने वाले फ्लक्स फाई का भी मान लगातार बदलेगा। यानी इस कुंडली से लगातार इस टर्न से लगातार d∅ निकल रहा है, स्थिर फ्लक्स नहीं निकल रहा है। धारा का मान 1 एम्पियर तो फ्लक्स का मान थोड़ा कम, 2 एम्पियर हुआ फ्लक्स बढ़ गया, 3 एम्पियर हुआ और बढ़ा, 4 7 एम्पियर हो गया तो मैक्सिमम फ्लक्स का मान कुंडली से निकलने लगा, मैक्सिमम चुंबकित्व, फिर धीरे धीरे घटने लगे। ये तो बता रहे हैं बकिया AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, चक्र प्रति सेकंड है, यानी 50 चक्र 1 सेकेंड में बनाती। 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या या आवृत्ति कहलाती है। इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी बेटा 1 सेकेंड में ऐसे ऐसे कितने चक्र बनते हैं? 50 तो बनते हैं, यानी आवर्त काल 1/50 सेकेंड है। एक चक्र के बनने में समय लगेगा 1 सेकेंड का 50वां हिस्सा, 1/50 सेकेंड, 0.02 सेकेंड आवर्त काल। यानी ये चक्र पूरा होने में, एक चक्र पूरा होने में समय कितना लगता है? 1/50 सेकेंड यहाँ तक लगता है कैपिटल T का, या 0.02 सेकेंड। तो इतना जल्दी, और उसमें भी इतने 1 सेकेंड ही बहुत कम है, और उसमें भी अभी 50 भाग करिए तो एक जो हिस्सा बचेगा वो 1/50 सेकेंड कहलाएगा। उसमें भी धारा मैक्सिमम तक जाएगी, मैक्सिमम से 0 पर आएगी, फिर 0 से ऋणात्मक पर यहाँ तक पहुँचेगी, तब एक चक्र पूरा होगा। आधा चक्र ये ऊपर वाला, ये वाला आधा चक्र ऐसे, और ये नीचे वाला आधा चक्र ऐसे मिलाएंगे तो यही एक चक्र होगा। इसी को साइकिल कहते हैं।
तो एक चक्र इतना तेजी से बनेगा और 2 बार धारा का मान यहाँ और यहाँ 0 भी होगा, लेकिन इतना तेजी से होता है कि हमारा पंखा चलता रहता है, मोटर चलती रहती है, बल्ब लगातार जलता रहता है। ठीक है ना, जड़त्व तो है ना कि जो वस्तु गतिशील है उसी गति से, तो मोटर जिस गति से चल रही है अभी उसी गति से चलते रहना चाहती है। अभी 0 हुआ, रुकने ही वाली है, तब तक फिर धारा का मान बढ़ जाता है, इसलिए मोटर रुक नहीं पाती। बल्ब बुझने ही वाला है लेकिन बुझ नहीं पाता है, तब तक फिर धारा यहाँ बंद हुई नहीं कि फिर चालू हो जाए। इस तरह से ये प्रक्रिया इतने तेज बल्ब में बुझने और जलने की होती है, यानी 1 सेकेंड में 50 दूना 100 बार, एक चक्र में 2 बार धारा का मान शून्य, फिर अगले चक्र में भी 2 बार धारा का मान शून्य होगा। हर चक्र में धारा का मान 2 बार शून्य होगा, फिर ऑन होगा, फिर यहाँ शून्य होगा, फिर ऑन होगा। यानी बेटा एक चक्र में 2 बार तो 50 चक्र में 100 बार, यानी 1 सेकेंड में 100 बार हमारा बल्ब ऑन और ऑफ होता है। मोटर में जो सप्लाई जाती है वो 100 बार ऑन ऑफ होती है, लेकिन लगातार मोटर चलती रहती है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इस तरह से क्या होगा बेटा कि परिवर्ती जो है, चूंकि एसी अपना स्वरूप ही, उसका नेचर ही है कि हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव चलती है, समय के साथ साथ अपना मान व दिशा दोनों बदलती रहती है। इस तरह से जैसे जैसे बेटा इसमें धारा का मान बदलेगा, वैसे इस कुंडली से निकलने वाले फ्लक्स का भी मान बदलेगा। यानी इन टर्नों से कैसा फ्लक्स निकलेगा, तो आप कहेंगे लगातार परिवर्ती फ्लक्स निकलता रहेगा। समय के साथ फ्लक्स स्थिर नहीं रहेगा, जैसे जैसे आपका समय बदलता रहेगा वैसे ही फ्लक्स का मान कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर अधिकतम, फिर अधिकतम से कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर लास्ट में 0 हो जाएगा। जैसे जैसे धारा चलेगी वैसे वैसे फ्लक्स का मान बदलता रहेगा। यानी अब इस फ्लक्स को बदलने के लिए, इस डी फाई को करने के लिए आपको किसी चीज को गति कराने की जरूरत नहीं। कुंडली स्वयं जो है परिवर्ती फ्लक्स अपने धारा के प्रभाव से उत्पन्न करती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी घटना सिर्फ एसी में होती है, इसीलिए स्थैतिक प्रेरण की घटना है, हाँ स्टैटिकल इंडक्शन जो है कहेंगे, या स्थैतिकीय इंडक्शन कहेंगे, या प्रेरण कहेंगे, वो घटना सिर्फ एसी में होती है, डीसी में नहीं, क्योंकि डीसी अपना मान समय के साथ साथ बदलती नहीं, केवल एसी बदलती है। और हमें जो है इंडक्शन की घटना करने के लिए कैसा फ्लक्स चाहिए, परिवर्ती फ्लक्स चाहिए। वो परिवर्ती फ्लक्स आई अपने नेचर के हिसाब से आई बदल रही है, इसलिए फ्लक्स फाई बदल रहा है, तो हमें परिवर्ती फ्लक्स प्रत्येक टर्न से मिलता है। क्लियर हो गया? अब आइए स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन या आत्म प्रेरण जिसे कहेंगे बेटा, एस फॉर सेल्फ इंडक्शन, तो उसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो कहेंगे जब कोई कुंडली अपने ही परिवर्ती फ्लक्सों को काट कर यदि कोई विद्युत वाहक बल इस फार्मूले से अथवा इस फार्मूले से बनाती है, तो उस विद्युत वाहक बल को कहेंगे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, और इस घटना को कहेंगे स्वप्रेरण की घटना, सेल्फ इंडक्शन की घटना। ठीक है ना? इसीलिए आपको बताया जाता है कुंडलियां सिर्फ एसी पर काम करती हैं, डीसी पर नहीं काम करती, क्योंकि डीसी डालेंगे 5 एम्पियर बह रही तो लगातार 5 एम्पियर बहेगी, उससे 3 वेबर निकल रहा है तो 3 वेबर निकल रहा है। अब उसमें डी फाई नहीं हो रहा है, 3 से 2 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, फ्लक्स बदल नहीं रहा। और जब तक परिवर्ती फ्लक्स नहीं बनेगा तब तक प्रेरण की घटना नहीं। इसीलिए प्रेरण मोटर जो है, इंडक्शन मोटर एसी में बनती है, डीसी में नहीं बनती। डीसी में सीरीज बनेगी, शंट बनेगी, कंपाउंड बनेगी, प्रेरण मोटर नहीं बनेगी। तो ये बेटा अब परिभाषा हो गई स्वप्रेरण की। इसकी परिभाषा आपने लिखा, स्वप्रेरण की क्या परिभाषा लिखा आपने लिखा,
कि जब कोई कुंडली अपने ही परिवर्ती फ्लक्सों को काटकर कोई विद्युत वाहक बल बनाती है तो उस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं, और जो विद्युत वाहक बल बनाती है उसे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। पक्का? तो इसी हिसाब से बेटा अब ये जो है कुंडली प्रत्येक का जो है परिवर्ती फ्लक्स निकलेगा, वो इसका इस टर्न से, इसका इस और इस टर्न से, यानी प्रत्येक टर्न का फ्लक्स एक दूसरे टर्नों से उलझकर बेटा अपने आप कटता रहता है। और जैसे यहाँ पर d∅/dt हो रहा है, ये वाला फार्मूला बन रहा, वैसे इसमें भी इस फार्मूले से अथवा इस फार्मूले से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इस सप्लाई वोल्टेज के अलावा एक इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इस फार्मूले से अथवा इस फार्मूले से लगातार बनता रहता है। ठीक है ना, लगातार बनता रहता है। अब देखिए धारा अगर ए से बेटा इधर की ओर जा रही है, धारा आपकी किधर की ओर जा रही है? मेन धारा आई किधर की ओर जा रही है? इधर की ओर जा रही है ना, ऐसे, हाँ ऐसे जा रही है मेन धारा इस भी के कारण। लेकिन इस फार्मूले से इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बन रहा है वो जो है इस दिशा में चलेगा। किस दिशा में चलेगा? इस दिशा में चलेगा, यानी ई जो है आपका इस दिशा में चलेगा ई। और जो प्रेरित धारा आई है बेटा, प्रेरित धारा मान लीजिए उसको स्मॉल आई कह देते हैं, प्रेरित धारा आई दोनों जो है मेन धारा आई के विरोध में चलेंगे और मेन सप्लाई वोल्टेज भी के विरोध में चलेंगे। अभी आपने कहा ना कि इसका स्वरूप जो है ऋणात्मक है, माइनस है, लेंज ने कहा ना कि ये माइनस है, यानी हमारी मेन धारा बेटा अंदर की ओर जा रही है तो हमारी प्रेरित धारा उल्टे बहेगी। और ऐसे ही मेन वोल्टेज कैपिटल भी हमारा अंदर की ओर लग रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो है उसके विपरीत दिशा में है। क्लियर? बोलिए भाई। हाँ, और ये कब है बेटा? जब हमारा जो है ऐसे देखिए धारा बढ़ रही है तो जब अगर धारा को आई को बेटा हम लोग बढ़ावें, धारा आई को बढ़ावें, धारा आई और भी को बेटा बढ़ाएं बेटा, तो ये बढ़ने नहीं देती है, हमारे मेन आई को बढ़ने नहीं देती है, बल्कि उल्टे जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा स्मॉल आई विपरीत दिशा में बहकर हमारी मेन धारा आई को भी कम कर देती है और सप्लाई वोल्टेज भी को भी कम कर देती है। सप्लाई वोल्टेज भी को प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उल्टे बहकर घटा देता है और सप्लाई धारा कैपिटल आई को जो है प्रेरित धारा स्मॉल आई भी उल्टे बहकर मेन धारा आई को कम कर देता है। पक्का हो गया? अब दूसरी स्थिति देखें बेटा, दूसरी स्थिति में यदि यही कुंडली ले लें और यहाँ पर V वोल्ट की सप्लाई डालें और धारा इसमें I बहा दें, अब इसे कम करने लगे, क्या करें? V और I को कम करने लगे तो अभी मेन धारा हमारी I इधर की ओर बह रही है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी स्मॉल आई बेटा और ई भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। ये भी बहुत पूछता है कंपटीशन कि मेन वोल्टेज को और मेन धारा आई को कम करें तो ये जो प्रेरित धारा है बेटा, ये क्या है? ये प्रेरित धारा आई की दिशा क्या हो? तो मेन धारा आई के दिशा में। क्यों? क्योंकि जब हम कम कर रहे हैं तो कम करने का विरोध कर रहे हैं, विरोधी है ना। हाँ देखिए ना, जब हम बेटा धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो मेन धारा उधर की ओर जा रही है, लेकिन प्रेरित धारा स्मॉल आई उल्टे बहकर हमारे बढ़ाने का विरोध कर रही है। माने इसे कह रही है कि तुम बढ़ो नहीं, तुम जितने पर बह रही हो उतने पर बहो।
और ऐसे जब मेन धारा आई को कम करने लगते हैं तो खड्ड विरोध करने के बजाय उसी के दिशा में मेन धारा आई के दिशा में बहकर प्रेरित धारा स्मॉल आई उसे सपोर्ट करने लगती है कि क्यों घट रही, जितने की बह रहे हो उतने की बहते रहो। तो इस तरह से यही प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बेटा जिससे उत्पन्न होते हैं उसी कारक का विरोध करते हैं। तो इसी परिवर्ती एसी धारा के कारण ये उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन यही एसी धारा मेन जो आई है हमारी अगर बढ़ने लगती है तो प्रेरित धारा उसका विरोध करती है, बढ़ने नहीं देती है। और जब मेन धारा आई हमारी कम होने लगती है तो इसे जो है उसी के दिशा में प्रेरित धारा बहकर उसे घटने नहीं देती है, कम नहीं होने देती है। इस तरह से वही बात आपको बताई गई कि जो वस्तु जिस गति से चल रही है उसी गति से चलते रहना चाहती है, अपने गति में कोई परिवर्तन नहीं चाहती है। वो इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये जड़त्व जैसा ही गुण दिखा रहा है कि भैया कम हो रहा है तो कम नहीं होने दे रही है, और धारा का मान बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ने नहीं दे रही है। हर हाल में कह रही है कि जितना बह रही हो, जिस गति पर हो उसी पर रहो। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एक तरह से जड़त्व के नियम का पालन है। जड़ता का गुण इसमें भी है कि मेन धारा को हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ाने नहीं देती है, उल्टे बहकर मेन धारा को घटाने लगती है। और जब हम लोग बेटा मेन धारा को कम करना चाहें, घटाना चाहें, तब मेन धारा के दिशा में बहकर उसे सपोर्ट करने लगती है और मेन धारा को घटने नहीं देती है। हर हाल में कहती है कि अगर तुम 10 एम्पियर की बह रही है तो 10 एम्पियर बहो, घटो नहीं, 9 की न बहो, 8 की न बहो। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं इस पर टॉपिक। ये हम लोग जानते हैं बेटा जब मोटर वगैरह को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर का सहारा लेते हैं, वो भी केवल फ्यू सेकंड के लिए, 15-20 सेकंड के लिए। जैसे ही मोटर 15-20 सेकंड और बल्कि कम है कहिए में अपना 80% 90% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो हम लोग स्टार्टर का संबंध हटा देते हैं और मोटर हमारी दिन रात सुरक्षित चलती रहती है। स्टार्टिंग के समय क्या है, स्टार्टिंग के समय यही स्वप्रेरित विद्युत वाहक, यही EMF, यही स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल मोटर की वाइंडिंग में जनरेट नहीं हुआ रहता है। अतः विरोधी धारा उल्टे बहकर मेन धारा को कम करने वाला नहीं होता है। ऐसे ही स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल मेन सप्लाई वोल्टेज को घटाने वाला भी पैदा नहीं हुआ रहता है। उतने ही देर के लिए हम लोग जो है स्टार्टर या प्रवर्तक का सहारा लेते हैं। स्टार्टर क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। स्टार्टर में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध जो R है बेटा, V बराबर I गुणे R से वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। आपके सप्लाई 220 वोल्ट की आ रही है, उसे 120 की कर देगा, खा जाएगा। प्रतिरोध R जो है वोल्टेज को खा जाता है। वोल्टेज V बराबर I गुणे R, यही रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जो है I जितना बढ़े इसके गुणनफल के बराबर वोल्टेज को खा जाएगा और रेजिस्टेंस हीट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा स्टार्टर वाला। तो ये जब वोल्टेज खा जाएगा, उड़ा देगा, उष्मा बना देगा, तो हमारा वोल्टेज घट जाता है। मोटर को जो है जहाँ मिलना चाहिए 220 230 वहाँ मिलने लगता है 160 150। तो हमारे मोटर के जलने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि अगर हम जो है बेटा वोल्टेज फुल देंगे तो भी समान अनुपाते I, तो धारा I भी जाएगी, फिर I2R से हमारी मोटर की बाइंडिंग, ये उष्मा का सूत्र है, I2R से मोटर की बाइंडिंग जो है हीट होकर जल जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग के समय ही V का मान हमें कम करना। V का मान कम करने के लिए V कम करेंगे, धारा I स्वतः कम हो जाएगी। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का सहारा लेते हैं। स्टार्टर क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप कर देता है।
भी कम होते ही धारा आई कम हो जाती। बोलिए ना, भी कम किया बेटा तो आई कम हो गई। कैसे भी कम हुआ? इस सूत्र से कम हुआ, रेजिस्टेंस खा गया तो हमारा आई स्क्वायर आर का भी मान कम हो जाता और बाइंडिंग हमारी नहीं जलती। इतने देर में धारा अपना चक्कर पूरा करने लगती। इतने देर में धारा क्या अपना चक्कर पूरा करने लगती है और कुंडली में जो है परिवर्ती फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है। वो परिवर्ती फ्लक्स अपने ही टर्नों से उलझकर कटने लगता है और एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल इस फार्मूले से बनने लगता है और एक स्वप्रेरित धारा मेन धारा के विरोध में चलने लगती है। अभी तक जो काम हमारा स्टार्टर कर रहा था वही काम अब स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरित धारा जो है उल्टे बहकर वो भी जो है वोल्टेज को घटा रहा था। ये भी जो है ई जो है भी को घटाने लगा और प्रेरित धारा स्मॉल आई मेन धारा आई को घटाने लगती है। इस तरह से खुद जो है स्टार्टर का काम स्वतः जो है स्वप्रेरण की घटना करने लगती है और फिर हम स्टार्टर का संबंध हटा देते हैं और इसी के दम पर हमारा मोटर जो है दिन रात सुरक्षित चलती रहती है। क्लियर हो गया? तो चलिए टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।